ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और दर्शकों, एक सवाल आज हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या विश्व युद्ध 3, जी हां, यू आर हियरिंग मी करेक्ट, क्या वर्ल्ड वॉर 3 दस्तक दे चुकी है? यह बात कोई ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं या कोई शगुफा नहीं। यह बात मैं इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि ईरान ने रशियन वेपन्स के साथ, ये जो देश के नाम ले रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा, ईरान ने रशियन वेपन्स, रूसी मिसाइलें जो कि रूस ने उसको औपचारिक तौर पे नहीं अनौपचारिक तौर पे दी हैं, अनऑफिशियली, से इजराइल की सरजमी पर वार कर दिया। और यह इसलिए भी कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 10 से 12 घंटे पहले अब से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी दुनिया के शक्तिशाली देश हैं, सबने एक साथ आके एक स्टेटमेंट जारी की थी और कहा था आयतुल्लाह खुमैनी साहब को, ईरान के सुप्रीम लीडर को, कि ऐसा मत कीजिए। अगर आपने इजराइल के ऊपर, अगर आपने रूस की मदद से, ये जो दो व्यक्ति आपके स्क्रीन पे हैं, एक है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी और दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने अपने S-400 मिसाइल्स ईरान को दी हैं जो वो इजराइल के ऊपर दाग रहा है जिनको। और इसी के ऊपर चिंता नहीं, वार्निंग के तौर पे वेस्ट ने, किसने? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, इन सब ने एक साथ आके एक स्टेटमेंट जारी की है, कहा है अगर ईरान ने व्लादिमीर पुतिन की मदद से ऐसा किया तो फिर वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर कह रही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो है ईरान, उसके साथ अनऑफिशियली रूस खड़ा है और चीन इस सब में एक साइलेंट प्लेयर है। चीन ऐसा नहीं है, चाइना इज देयर, बट चीन एक साइलेंट प्लेयर की तरह काम कर रहा है। कभी सोचा है कि इस युद्ध से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये लोग नहीं सोचते। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर इसका पड़ेगा, इस युद्ध से हमारे देश पर, भारत पर क्या असर पड़ेगा, बताऊंगा आपको। दर्शकों, दुनिया में इस समय 4 बड़े युद्ध चल रहे हैं। ग्राफिक्स प्लीज। पहला रूस एंड यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच है। दूसरा जान और आर्मेनिया के बीच। ये हैं जो ऑफिशियली चल रहा है। बाकी मैं डिप्लोमेटिक वॉरफेयर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आएंगे वरिष्ठ लोग जो इस सब को मेरे से बेहतर समझते हैं और बताएंगे आपको कि क्यों यह भारत के लिए भी चिंताजनक समय है। और अब ईरान और इजराइल के बीच यह 5वां युद्ध, चिंगारी, ये एक चिंगारी, जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। एंड इट्स अ रियलिटी, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं रही है। अब इस्माइल हानिया की जब हत्या हुई, और कौन है इस्माइल हानिया, ये आज बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। तो क्यों तिलमिलाया हुआ है ईरान? बस ईरान मौके के इंतजार में है। क्यों ईरान एक मौके के इंतजार में है? ईरान ने फतेह मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। फतेह मिसाइल्स बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया और सीमा पर रडार की तैनाती कर दी है। ये सब वो पैरामीटर्स हैं, इनिशियल इंडिकेशंस हैं कि ईरान पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से तैयार है टू अटैक। दर्शकों, ईरान और इजराइल पड़ोसी देश नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच करीबन 2310 किलोमीटर की दूरी है। कैन आई हैव द एग्जैक्ट ग्राफिक्स ऑफ दिस? 2310 किलोमीटर की दूरी है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो इसकी लपेट में ईरान के पूर्व में पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में इराक तक पहुंचेगी। इतना ही नहीं, इस युद्ध का असर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, मिस्र तक होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, दिस विल बी द डायरेक्ट इंपैक्ट। और अभी इनडायरेक्ट इंपैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब साफ है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ईरान इजराइल पर हमले को लेकर पूरी तैयारी में है, यह सबको मालूम है।
वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बियां भेजने का ऐलान कर दिया। इट्स एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अमेरिका ने ईरान को धमकियां देते हुए कहा कि हम यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को भी तैनात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। वैसे ईरान इजराइल के बीच युद्ध की घंटी बज चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइल दागी। 30 मिसाइल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इनमें से अधिकतर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी हैं, क्योंकि उनका जो टारगेटिंग सिस्टम है वो गड़बड़ है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वो किसके पास है? इजराइल के पास। तो जब इजराइल ने काउंटर किया तो कमरे में एग्जैक्टली किस कमरे में है, किस घर में, किस बिल्डिंग में, उन्हें पता था, जिससे किसी तरह के जानो माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को और हिजबुल्लाह कमांडर फौज की मौत के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया। दर्शकों देखिए, ये जो डायनामिक्स है ये मेरे से बेहतर अभी जब एम्बेसडर्स, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर तूर ये लोग आएंगे, ये बेहतर समझा। 1 मिनट के लिए वो मैप जरूर चला दीजिए, वो मैप दोबारा चला दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं दर्शकों कि जब हम बात करते हैं इस सब की शुरुआत की, तो कैन आई हैव माय एस्टीम्ड पैनलिस्ट सिटिंग प्लीज? कर्नल साहब अगर आके मेरे साथ स्टूडियो में आ सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्नल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों बहुत सिंपली कि ये इस्माइल हानिया को जब मारा इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने, तो दर्शकों ऐसा सटीक कि लोगों को लगा कि मिसाइल थी कि बम था, यही समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। लेकिन अब जब ईरान उसका काउंटर करना चाह रहा है तो पूरी दुनिया अमेरिका के साथ आके कह रही है डेयर नॉट। अगर किया तो इसका जो स्पार्क होगा वो विश्व युद्ध 3 को शुरू कर देगा। अगर सिर्फ आप वो कागज देख लेना जो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने व्हाइट हाउस की तरफ से कल जारी किया है, कल देर रात, तो आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कौन कौन से देश एक साथ आके अमेरिकन ऑफिशियल हेडर पे, लेटर हेड पे एक साथ आके चेतावनी दे रहे हैं। दे आर वार्निंग ईरान, दे आर वार्निंग आयतुल्लाह खुमैनी कि मत कीजिए। इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, अगले 30 सेकेंड में मैं अपने पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं, अम्बेसडर साहब आ रहा हूं, कर्नल आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं दर्शकों, ओनली दिस, कि अभी तक इजराइल ने किस किस को मारा है। ये सब जो चल रहा है, किसके पास कितने वेपन्स हैं, ये सब पता है दर्शकों। लेकिन बात सिर्फ इजरायली फोर्सेस और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नहीं हो रही है, बात पूरी दुनिया की हो रही है। अगर ये दोनों लड़े तो पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाएगा, इजराइल ने 31 अक्टूबर, और इसका ग्राफिक है हमारे पास, 31 अक्टूबर 2023 को हमास कमांडर इब्राहिम बियारी को मारा। 25 दिसंबर 2023 को राजी मौजवी ईरानी IRGC के शीर्ष जनरल हैं, उनको मारा। 2 जनवरी 2024 को साले अल ओरेरी को मारा, हमास पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं। 10 मार्च 2024 को मरवान ईसा हमास के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको मारा। 1 अप्रैल 2024 मोहम्मद रेजा चहेदी IRGC के टॉप जनरल हैं, उनको मारा। और 13 जुलाई 2024 को मोहम्मद दाइफ, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, वो 7 अक्टूबर जब आतंकवादियों ने इजराइल की सरजमी पर गाना सुन रहे शांतिपूर्वक लोगों को मार दिया था, उनका नरसंहार कर दिया था। और 30 जुलाई 2024 को मारा फौज शुक्रवार। ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे। विद माय ग्राफिक्स कैन आई हैव एम्बेसडर दीपक वोरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए। मेजर जनरल GD बख्शी मेरे साथ है, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर समरपाल तूर एंड मेजर संजय मैसन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर। मैं एक एक करके आप सबसे शुरू कर रहा हूं, एंड आई वांट रियली योर एनालिसिस, क्योंकि जब मैं ये इंटरनेशनल, जैसे ही मैं ये अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख रहा हूं इन देशों के, तो मुझे ऐसा लग रहा है एम्बेसडर साहब, इफ आई कैन बिगिन विद एम्बेसडर दीपक वोरा, एम्बेसडर साहब ऐसा लग रहा है दैट फॉर, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तब भी लोगों ने कहा था कि आप वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेरे को लगा था नहीं, ये कंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्पार्क कर गया
अगर ईरान ने जिस फोर्स और विगर से वो कह रहा है कि उसने इजराइल पे अटैक कर रहा है, अगर उसने वो कर दिया तो अमेरिका इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉर, इट्स ऑल्सो अबाउट पॉलिटिकल रीजन। इसके राजनीतिक अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेटिंग्स ऑल टाइम रिकॉर्ड लो है, और हमें पता है एग्जैक्टली जब अमेरिकन राष्ट्रपति को अपनी रेटिंग्स लो से हाई करनी होती हैं एम्बेसडर साहब, तो अमेरिका में कोई भी हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे दूसरे हो, वो करते क्या हैं? वो जंग लड़ते हैं। कुछ मिले ना मिले वो जंग लड़ते हैं। पर अगर ये हुआ, दूसरी तरफ रूस और चीन है। एम्बेसडर साहब, आई वांट योर इंटरप्रिटेशन, मैं आपका एनालिसिस जानना चाहता हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आप चैनल पे होता हूं, और फिर आपके साथ जनरल साहिबान हैं, दूसरे विशेषज्ञ हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया। इतना मैं अपने आप से पूछता रहता हूं सर, जो आपने अभी सवाल बताए हैं, ये जॉइंट, आपने जो कहा है जॉइंट वार्निंग दी है कई देशों ने ईरान को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो ईरान के राष्ट्रपति से बात भी किया और बोला कि टाइगर मिसकैलकुलेशन हो गई तो बहुत मार पड़ेगी तेरे को, खामोश हो जा। सवाल मेरे मन में ये उठता है कि ये हनीय फनीय की मौत को अब 2 सप्ताह हो गए हैं, और ईरान ने अगले दिन ही कह दिया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो रुका क्यों है? वो अभी तक क्यों वेट कर रहा था? मेरा ये मानना है कि वो असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैंने हमला किया, क्या मेरे पास वो काबिलियत है कि मैं लड़ सकता हूं सिर्फ इजराइल के साथ, और क्या संभावना है कि बाकी देश, पश्चिमी देश भी उसमें कूद नहीं पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये बाकी पश्चिमी देशों को लग रहा है कि ईरान इज ऑन अ रेकलेस कोर्स अप, और उसको अभी भी वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ वो पूरी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। दिस एक्सप्लेन्स कि ये डिले क्यों हुआ है। सर, ईरान को कोई तकलीफ नहीं है अगर वो हिजबुल्लाह का शुक्र होकर जो था बेरूत में मर गया, उनको ये भी कोई समस्या नहीं है अगर ये हानिया मर गया, पर हम मेरे घर में आपने घुस के मारा है तो मुझे अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये ताकत रखता हूं टू रिस्पॉन्ड। सो आई बिलीव व्हाट वी आर गोइंग टू सी अगले 2-3 दिनों में विल बी कोई रेकलेस एक्शन बाय ईरान। मिसाइल फेंकेगा, हिजबुल्लाह फेंकेगा, और फिर जिन देशों ने वार्निंग दी है वो इतनी बुरी तरह से ईरान के ऊपर आर्थिक और दूसरे सैंक्शंस लगाएंगे, जस्ट शॉर्ट ऑफ ऑल आउट वॉर, कि ईरान फिर पीछे हट जाएगा, बोलेगा जो मैंने साहब, इससे पहले कि मैं अपने डिफेंस एनालिस्ट के पास जाऊं, हमने देखा रशिया और यूक्रेन, ऐसा तो नहीं है कि इस समय सिर्फ दुनिया में एक ही जंग चल रही है, ऐसा तो नहीं है। रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल हिजबुल्लाह, अजरबैजान आर्मेनिया, इजराइल ईरान, चीन ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। आप मुझे बताइए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, कुछ हुआ? वो बात अलग है कि रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था, और आज जब हम बैठे हैं सालों बाद, तो यूक्रेन रशिया के 1000 किलोमीटर अंदर घुस गया, बिकॉज द नाटो फोर्सेस हैव कम टू देयर एड। तो जंग क्या मोड़ लेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जब मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस पे पड़ेगा, 140 करोड़ प्लस भारतीयों पर पड़ेगा। आप सब्जी लेने जाएंगे वो भी महंगी होगी, आप कुछ भी करेंगे महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा, आपकी पूरी इकोनॉमी खराब, स्टॉक मार्केट्स विल क्रैश। मेरा ये मानना है सर, ये जो आपने कहा है इसके परिणाम, दिस इज क्लियर कि हमारे जो वहां डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, उन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस राइज करेंगी, हमारे ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। दिस इज बिल्कुल सही जो आप फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं सर कि ईरान के ऑप्शंस क्या है। रूस के पास तो ऑप्शंस थे, सैंक्शंस लगे थे, पर वो तैयार थे, उनकी इकोनॉमी बड़ी तगड़ी है और तगड़ी हो रही है। ईरान की तो खत्म हो चुकी है सर। पर फाइनली यही कहते हैं कि व्हेन आई हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज लेट मी बिकम मैड, ये कहावत है, हम डिप्लोमेसी में सीखते हैं। हो सकता है ईरान इस मौकाम पर पहुंच गया। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, समरपाल तूर मेजर मेरे साथ है। मैं कर्नल साहब पहले आपसे समझना चाह रहा हूं, मिलिटरीली इजराइल कहता है हम कोई गलत नहीं कर रहे। इजराइल कहता है आपने हमारे साथ क्या किया, हमारे बच्चे गाना सुन रहे थे, उनके ऊपर आपने मतलब हैवानियत की हद कर दी। वो कहते हैं आज भी 1 दर्जन से ज्यादा इजरायली नागरिकों को आपने बंदी बना के रखा हुआ है हमास के आतंकियों ने, वो ये कहते हैं। इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा कर्नल साहब? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एंड द मिलिट्री इंपैक्ट्स ऑफ दिस। जय हिंद। अगर आप इजाजत दें, जो आपने पहला सवाल किया था ना, मैं जरा उसको एनालाइज करना चाहूंगा
कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है। मैं आपको बड़े सिंपल ऑप्शंस देता हूं जो वो नहीं लेगा। ईरान के पास ऑप्शन है एक सेरेमोनियल स्ट्राइक कर कर कहानी बंद कर ले। ईरान के पास ऑप्शन है कि किसी भी तरह होस्टेज इशू में एक नेगोशिएशन अपने आप हो जाए, क्योंकि उसे ये ज़रूर मालूम है कि सिर्फ 13वें या 14वें स्थान की आर्मी होने के बावजूद अगर इजराइल 17वें स्थान पर है, इजराइल में जो है वो आप में नहीं है। इजराइल जब लड़ेगा तो उसका देश लड़ेगा, हर आदमी उनका, हर औरत उनका, हर बच्चा उनका एक फौजी है। सबसे बड़ी बात, उससे भी उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। अगर आपके मुस्लिम राज्य होने का एग्जिस्टेंस का सवाल होता तो 57 देश आपके साथ खड़े हो जाते, वो नहीं हो रहे हैं खड़े। आपके पास जो ताकत है वो किसी भी तरह से आपको इजराइल से पार नहीं पा पाएगी। और एक प्रेसिडेंस ले लीजिए, क्योंकि जो गिरकर सीखता है वो ईरान है। वो नहीं देख पा रहा कि ये वही इजराइल है जो 5 कंट्रियों से 6 कंट्रियों से अकेले लड़ गया और जीत गया। आप इस समय बात मत करिए कि यूएसए का क्या सपोर्ट है, बाकी कंट्रीज का क्या सपोर्ट है। वो सपोर्ट है, रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम इजराइल अपने बलबूते पर भी काफी कुछ वो कर सकता है जो ईरान अपने बलबूते पर नहीं कर पाएगा। आपका स्पेसिफिक सवाल, इंडिया इज अफेक्टेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। The world will be affected, मुझे मैं आ रहा हूं उसी पर। पहली बात कि हमारा ईरान में भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हमारा इजराइल में भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हमारा यूएसए में भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और अगर रशिया बीच में आता है हमारा वहां पर भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। बट ये एक अकेला कंट्री है जिसको हम बोलते हैं भारत। ये अकेला एक कंट्री है जो सिर्फ इन 4 इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। कि दुनिया पर जो असर आएगा उसका एक शेयर, उसका एक फेयर शेयर मेरे ऊपर भी आएगा। वो मेरे को ज्यादा अफेक्ट करेगा, किसको कम करेगा, वो एक डाटा वाली बात है। बट अबव ऑल इंडिया इज सेफ गार्डिंग इस समय कि हमारे ऊपर जो असर आएगा उसकी तैयारी की जाए। और यस, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर ये युद्ध होता है, और जो मैं कह रहा हूं सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। अमेरिकी विदेश मंत्री आज इजराइल जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन आज तेल अवीव उतर सकते हैं, आज रात इजराइल पहुंच सकते हैं एंटनी ब्लिंकन। वो हमको बताया जा रहा है। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। मेजर तूर जुड़े हुए हैं मेरे साथ जनरल संजय भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सबके पास आ रहा हूं सर, एक एक करके। जनरल साहब, कैन यू हियर मी? जनरल जीडी बख्शी, कैन यू हियर मी सर? Yes, I can. जनरल, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंच रहे हैं, बट इज ही कमिंग टू स्टॉप और इज ही टेलिंग टू, मतलब क्योंकि अमेरिका तो बोल चुका है अगर ईरान ने अटैक किया तो वी विल काउंटर एंड वी विल काउंटर हार्ड। देखिए, ठीक यही स्थिति थी 13 अप्रैल को इस साल, जब ईरान ने हिट किया था इजराइल को 320 ड्रोन और मिसाइल्स के साथ, जिसमें 170 ड्रोन्स थे, 140 मिसाइल्स थे और 40 के करीब क्रूज मिसाइल्स थे। और उस वक्त 97% रॉकेट्स, ड्रोन, मिसाइल्स को शूट डाउन किया था इजराइल ने अमेरिका की मदद से। राइट, अमेरिका का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आर्किटेक्चर है उसका हिस्सा बन गया था इजराइल। तमाम सैटेलाइट्स पिकअप कर रहे थे जैसे जैसे ड्रोन और मिसाइल लॉन्च हो रहे थे। 200 अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच जेट फाइटर, उन्होंने ड्रोन को शूट डाउन करना शुरू किया। उन्होंने फिर जो है इस्तेमाल किया था अपना जो जीपीएस सिस्टम को स्पूफ किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने ओवर सीरिया एंड इराक, और इजराइल के ऊपर इजराइल ने शट ऑफ कर दिया। फिर भी देखिए, इतना डेंस एयर डिफेंस कि ग्रीन एरोज, स्लिंग शॉट्स, आयरन डोम, डेविड स्लिंग वगैरह वगैरह के होते हुए भी जो उनके एयर बेस पे मिसाइल फायर किए थे 7, उनमें से 5 ने हिट किया। ठीक है साहब, और जो नेवतिम एयरबेस और जो रमोन एयरबेस, उनके 5 मिसाइल कहते हैं हिट कर गए, इतने सारे डिफेंस के बावजूद। तो अब इजराइल के पास 2 बड़े ऑप्शन हैं। एक कि वो अपने प्रॉक्सी से हमला कराए और अपनी इज्जत बचाए,
ठीक है। दूसरा कि वो बिल्कुल ही अब आमादा हो गया है क्योंकि रूस उसको मदद दे रहा है। द मेजर डिफरेंस इज पिछली बार रूस की इतनी मदद नहीं थी, इस बार रूस के एक के बाद एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तेहरान लैंड कर रहे हैं S-400 मिसाइल के साथ और जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के साथ। रूस उसको एनकरेज कर रहा है कि वो हिट बैक करे जी। और अगर ऐसे में वो हिट बैक करता है तो एक है छोटा ऑप्शन जिसमें केवल हिजबुल्लाह को वो बोले कि हिट करे, बाकी प्रॉक्सीज को बोले हिट करे। दूसरा बड़ा ऑप्शन है कि ये सब मिलकर ईरान और 3H's और जो शिया मिलिशिया है सीरिया और इराक में, वो सब मिलकर इजराइल पे पलटवार करें। तो बाकी दुनिया का क्या होगा साहब? वहां पे तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। अमेरिका में जहां इलेक्शन हो रही है वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमको भी नुकसान होगा, दुनिया भर को नुकसान होगा। Absolutely. General Giri Bakshi, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, then I'm coming back to you, sir. ईरान ने जंग टालने से कर दिया इनकार. There is a latest statement coming in. ईरान के फॉरेन ऑफिस से यूरोप के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है। मेजर तूर, ईरान इज हेलबेंट, जैसे भी कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, जनरल साहब भी बोल रहे थे, जनरल जीडी बख्शी भी बता रहे थे, ईरान जंग टालने से मना कर रहा है। ईरान कह रहा है वी हैव टू शो इट टू आवर ओन पीपल। आयतुल्लाह खुमैनी से कई इंटरनेशनल लीडर्स ने बात की है। आर वी लुकिंग एट अ स्टार्ट पॉइंट फॉर वर्ल्ड वॉर 3? क्योंकि जब रशिया यूक्रेन का था तब मुझे लगता था नहीं कंट्रोल कर लेंगे, मेजर तूर एंड मी, तब मुझे लगता था कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल हो जाए। ये मिडिल ईस्ट जैसे ही इन्वॉल्व होता है सारा, अब देखिए ना ये कहां है। मेजर तूर विद द मैप प्लीज, मेजर तूर प्लीज एक्सप्लेन, मेजर तूर विद द मैप। या ऐश्वर्या, मैं बेसिकली दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि ये हमला टला था। ये लगभग आप लगा लीजिए 5 से 6 दिन पोस्टपोन हुआ है हमला। रीजन इसलिए ये था कि इजराइल ने डिसरप्ट कर दिया था ईरान के जीपीएस सिंक्रोनाइजेशन टेलीमेट्री सिस्टम को। तो जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स विद द ड्रोन्स वर लॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days time, and they had totally stopped all their operations for preparing for war, and they were focusing on anti-jamming system जी, which Israel is trying to do. हाँ जी। अब मेन इजराइल का फोकस रहेगा इनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कैसे डिसरप्ट किया जाए, बिकॉज ईरान इतना दूर बैठा, उसका मेन स्टे एक ही चीज है, वो है उनके पायलटलेस ऑटोमेटेड ड्रोन्स। और ये किस टेक्नोलॉजी पे उड़ेंगे? वो है ऑटो पायलट पे। अब ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर इज वेरी वल्नरेबल, और अगर इट कैन ओनली बी ऑपरेटेड इन वन सिनेरियो, दैट इज जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट। हाँ जी। उस एनवायरनमेंट के लिए 3D सॉफ्टवेयर को अपलोड करना, वो भी जीबी की डेटा में होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, उसके इन ड्रोन्स के अंदर लोड करना बहुत ही बड़ी महाभारत, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव इशू, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर हम देखेंगे इजराइल को, तो हम पहले ये देखते कि अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस कितनी है मिडिल ईस्ट में। शुरुआत करते हैं, मैं आपको 2023 दिसंबर के आंकड़े दे रहा हूं। सीरिया के अंदर 2000 अमेरिकन ट्रूप्स आज की तारीख में प्रेजेंट है, इराक में 3000 प्रेजेंट है, सऊदी अरेबिया में 4500 अमेरिकन ट्रूप्स आर प्रेजेंट रेडी टू गो टू वॉर जी। फिर जिबूती के अंदर 4500 हैं, जॉर्डन के अंदर 3000 अमेरिकन ट्रूप्स बैठे हैं, कुवैत में 13000 यूएस ट्रूप्स आज की तारीख में तैनात हैं, फिर बहरीन में 9000 हैं, कतर में 13000 हैं, यूएई में 5000 है और ओमान में 500 हैं। ठीक है, ओमान में सबसे ज्यादा इनका ऑपरेटिंग बेस होता है यूएवीज का, यूएस का। और फिर तो आप देखिए कि इराक के अंदर 3000 ट्रूप्स हैं, और अभी पिछले हफ्ते तो यूएस के एयरबेस पे हमला भी हुआ था इराक में। तो देखिए ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस बैठ चुकी हैं, अमेरिकन एंटी जैमिंग एंड सैटेलाइट सिस्टम्स आर इन प्लेस। ठीक है, इनकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स आर इन प्लेस। तो अगर ईरान ये देख रहा है कि इट विल बी मेजर तूर, वापस आ रहा हूं आपके पास सर। इजरायली वायुसेना ने जवानों की छुट्टी रद्द कर दी है, दैट्स द न्यूज व्हिच इज कमिंग इन अभी अभी। ये जनरल संजय मैसन सर, आप सुन रहे हैं सबको, आपने जनरल जीडी बख्शी को सुना, कर्नल साहब को सुना, एम्बेसडर दीपक को सुना। आई वांट, ये पता नहीं क्यों मैं जिस भी
इंटरनेशनल 2-4 डिप्लोमैट्स, फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर से बात की, एक फॉर्मर ब्रिटिश एम्बेसडर से बात की, देयर ऑल सजेस्टिंग इन देयर ओन, वो अपनी बहुत ही सीरियस भाषा में दे आर सेइंग कि बॉस दिस इज सीरियस, क्योंकि पीछे रशिया है और चाइना जो हमेशा साइलेंट प्लेयर रहता है, वो बहुत सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वाया रशिया ईरान को दे रहा है। सो द वेस्ट बहुत ज्यादा परेशान है। जनरल संजय मैस्टर सर। बिल्कुल, जो भी ये वेस्ट का सोच है कि ये सीरियस मामला है, उसमें कोई शक नहीं है, सीरियस मामला है। अब सब निर्भर होता है कि ईरान क्या करेगा। ऑप्शंस कई हैं, मिसाइल्स दाग सकता है, होस्टेज का इश्यू कर सकता है, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई होस्टेज बना सकता है कुछ ज्यूज को, और साथ में हो सकता है तीसरा ऑप्शन भी है कि वो भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकता है इजराइल के अंदर, हमास फाइटर्स के जरिए और वेस्ट बैंक के जरिए पॉसिबल है। और मेरे ख्याल लास्ट वाले ऑप्शन में उसको फायदा है, लड़ाई टल भी जाएगी और बराबर हो जाएगा कि इजराइल हानिया को मारा तो इधर भी किसी सीनियर डिप्लोमेट या सीनियर पॉलिटिकल फिगर या सीनियर मिलिट्री लीडर को मारने की संभावना है। ये 3 ऑप्शंस हैं। सबसे खतरनाक ऑप्शन है अगर वो मिसाइल दागता है। जाहिर है कि काफी मिसाइल इंटरसेप्ट होंगी, लेकिन अब सब निर्भर है कि टारगेट एंड पे, इजरायली धरती पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है। अगर तो बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, मिलिट्री कैजुअलिटीज हो गई, अगर होती है तो आप देखिए ये युद्ध विस्तार बढ़ेगा और ईरान पे बहुत सख्त हमला होगा इजरायली द्वारा। और कहां कहां करे जाएंगे, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो नतांज टनल्स हैं उसके किया जाएगा, और जितनी ऑयल फैसिलिटीज हैं, ऑयल स्टोरेज डिपोज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां सब टारगेट किया जाएगा। उनका बेसिक इरादा होगा उनको वीक करना, फाइनेंशियली इकोनॉमिक वीक करना। साथ में एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है, S-400 उनको जरूर मिले हैं, लेकिन उस पर कितनी ट्रेनिंग है वो भी हमको देखना है, क्योंकि ये सब इक्विपमेंट इतना, आपने बहुत एक अच्छा शब्द शुरू में बोला था कि इजराइल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, ईरान के पास इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ये सैटेलाइट इनकी उसको ऐसा टारगेट करने की कम्युनिकेशन वगैरह ना हो, तो ये सारे साधन है। काउंटर स्ट्राइक जो होगा अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा, वो क्या ईरान सह पाएगा? नहीं, क्योंकि ईरान सर, लेकिन ईरान कह रहा है मैं बैकआउट नहीं करूंगा। मैं आप सबके पास आने से पहले सिर्फ जनरल साहब, कमिंग टू यू, कमिंग, आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग सर, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड टू एम्बेसडर आल्सो। सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो स्पेस एक्स वाले, ट्विटर वाले दर्शकों, एलॉन मस्क के साथ सर कल एक उनका इंटरव्यू था। अब मैं पूरे इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल साहब व्हाट ही सेड वाज कि पुतिन एक अच्छे नेगोशिएटर हैं। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को कह रहे हैं कि पुतिन अच्छा नेगोशिएटर है, आई प्लान टू गेट अलोंग विद हिम, अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं उससे बात करूंगा। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनकी आईक्यू बड़ी लो है, यानी उनकी समझ लो है। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को। ट्रंप कहते हैं कि वॉर सिर्फ इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टूपिड एक्शन बाय द करंट प्रेसिडेंट, सच एज सेइंग यूक्रेन कुड जॉइन नेटो। तो अमेरिका के जो पॉलिटिकल, कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन, कैन आई हैव एम्बेसडर दीपक वोरा एंड जनरल साहब, बोथ ऑफ देम ऑन प्लीज। फर्स्ट टू यू जनरल, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, उससे मतलब ईरान इजराइल में जो हो रहा है उससे ज्यादा मेरे को अमेरिकन पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी के चक्कर में मेरे को लग रहा है ये आउट ऑफ द कंट्रोल ना चला जाए, क्योंकि अमेरिकन और द प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग्स इतनी कम है और कमाला हैरिस भी कुछ कमाल नहीं कर पा रही है। तो वो अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन जब भी खराब होती है तो वो कहीं और कुछ और गड़बड़ कर देते हैं, हमने देखा है सर। जनरल साहब सर। देखिए साहब, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो बाइडेन साहब सटियाए हुए, उनके टेन्योर में 2 बड़े महायुद्ध तकरीबन शुरू हो गए हैं। एक रशिया यूक्रेन का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जो दूसरा है इजराइल हमास का जो एस्केलेट होता जा रहा है और अब बड़ी एस्केलेशन का स्कोप है। वहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीन भी मौके का फायदा उठाकर बहती गंगा में डुबकी लगा सकता है, चाहे ताइवान पे चढ़े, चाहे फिलीपीन पे चढ़े, साउथ चाइना सी में, ये सब हो सकता है। और ये एक इलेक्शन ईयर में हो रहा है।
इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा बाइडेन साहब। तो उन्होंने तो अब प्रेसिडेंशियल रेस से ही बाहर हो गए हैं। अब कितना इस पे असर पड़ता है कमला हैरिस को, देखिए अगर इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान हो गया, पेट्रोल प्राइसेस आप यकीन मानिए विल गो थ्रू द रूफ। एक इलेक्शन ईयर में व्हेन द पेट्रोल प्राइसेस गो थ्रू द रूफ, इन्फ्लेशन गोज थ्रू द रूफ, अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन की कागार पे आ गई है। किसी भी प्रेसिडेंशियल होपफुल के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पिछली बार अप्रैल में अमेरिका ने पुरजोर लगाया था कि इजराइल को, ईरान को पहले तो रोके रिटेलिएट करने से, जब नहीं रोक सका तो उसने कहा लिमिटेड रखो। ईरान ने भी 72 घंटे का नोटिस दिया कि भैया तैयार हो जाओ, मैं तो आ रहा हूं, मैं केवल आपकी मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करूंगा जो पब्लिक को नहीं दिखेंगी, मतलब आई एम गिविंग यू एन ऑफ रैंप, ठीक है। और उसके बाद जब वो स्ट्राइक हो गई तो सब जगह ये बोला गया कि साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई 99% हमने नॉकडाउन कर दिए। 97% था। जो घातक 3% था वो थे शहाब, जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था नेवातीम के एयरबेस। 5 घंटे खड़ दिए थे बड़े एयरफील्ड पे, अगर 8 होते तो एयरफील्ड आउट ऑफ कमीशन हो जाती। ये केवल पता चला प्रोफेशनल सर्कल्स में, ठीक है। तो ये कहना कि ईरान कुछ नहीं कर सकता इज नॉट राइट। वेस्टर्न साहब ने बड़ा, एक मिनट, वेस्टर्न साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि S-400 को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। जब नेटो के फाइटर पायलट F-16 चला सकते हैं यूक्रेन में, तो क्या रोकता है रूस को कि उसके जो है सिविल ड्रेस डाल के उसके टेक्नीशियन चलाएं S-400 को। पॉइंट मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज्यादा इंट्रिग्ड हूं जब वो जाते हैं। ओके, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास। मेजर तूर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एम्बेसडर, द वे थिंग्स आर गोइंग, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच गए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास। ट्रंप कह रहे हैं बाइडेन क्या आईक्यू बहुत लो है, मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं, यह जंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बेवकूफाना डिसीजन ले रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, दीज आर एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एलोन मस्क को जो बाइडेन के बारे में। और जब स्पेसिफिकली इस वॉर के बारे में पूछा गया तो बोला ना मैं पुतिन से नेगोशिएट कर सकता हूं। सो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, ये जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है अमेरिकी पॉलिटिक्स का, और कोई ना कोई देश बर्बाद हो जाता है जब भी रूलिंग अमेरिकन डिस्पेंसेशन लो होती है, ये अपने आप में मतलब गजब है साहब। एम्बेसडर, हमारे तो जो जनरल साहबान तो बोले हैं एंड मेजर साहब, देयर नॉलेज अबाउट मिलिट्री मैटर्स इज अनराइवल्ड, इट्स ब्रिलियंट। हमारी ट्रेनिंग अलग होती है सर, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई देश जो भी करता है वो क्यों करता है। ईरान को क्या मिलेगा इजराइल को ठोक के सर? इंटेंशन क्या है? क्या उसको जमीन चाहिए गाजा में, या फिर उसको एडमिरेशन चाहिए अरब्स? अरब्स तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वेस्टर्न सैंक्शन ने उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। खाने की कमी है, मेडिसिन, हेल्थ इक्विपमेंट, व्हाटएवर। लोग गरीब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, करेंसी डेप्रिसिएशन। सो व्हाट विल इट गेन? वो कर रहा है अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए। और ये बहुत बार मैंने बहुत से देशों में 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी देखा है, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज दे लॉन्च एन एक्सटर्नल एडवेंचर। नहीं तो और कोई बात बनती नहीं है। उसको पता है दैट ही विल गेट हिट सो हार्ड कि उसको 50 साल लग जाएंगे फिर उठने में। सो देयरफॉर इट्स आइदर मैडनेस और इट्स एन अटेम्प्ट कि हम डोमेस्टिकली अपनी ताकत, अपने रूल को कंसोलिडेट करें। तीसरा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर, नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे पास जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यह है कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हैज लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल ऑफ बॉम्ब्स टू सऊदी अरेबिया। ये 2021 से मेजर तूर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है। लिफ्टिंग ऑफ अ 2021 वेपन्स बैन ऑन सऊदी अरेबिया, इट इज एग्जैक्टली शोइंग, ये दिखा रहा है बाइडेन का मिडिल ईस्ट पॉलिसी। 2021 से सर सऊदी अरेबिया को बॉम्ब नहीं बेच सकता था अमेरिका।
बाइडेन ने हटा दिया, बोले बेचो। अगर उससे पहले ये जो S-400 के ऊपर हमारा इतना कंसर्न आ रहा है ना कि अगर वो मिल भी जाता है ईरान को तो मेरे ख्याल कोई माइंड बॉगलिंग इफेक्ट आ जाएगा। मैं आपको S-400 की बिल्कुल जो क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। 40 किलोमीटर लो ऑल्टीट्यूड रेंज पर ही वो इंटरसेप्ट कर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। मैक्सिमम द नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली S-400 graphics. the number of simultaneously engaged target is limited only to 36. आपको क्या लग रहा है इजराइल को ये सब नहीं पता है? You think it is only Iran who can send 300 missiles towards or drones towards Israel और इजराइल कुछ नहीं करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं S-400 की, यस उसकी लिमिटेशन भी हैं और उन लिमिटेशंस को एक्सप्लॉइट करना इजराइल को बड़े अच्छे से आता है। ये कोई नया वेपन सिस्टम नहीं है। इजराइल, यूएस, ये सब इसमें माहिर हैं, खेले खिलाए लोग हैं, इनको पता है क्या चीज़ कैसे होती है। अब आ गई बात जो बाइडन साहब के डिसीजन की है। देखिए, बाइडन साहब का डिसीजन एक्चुअली अगर देखा जाए इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन नहीं होते हैं यूएसए में, वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं। किस तरह से आप किस कंट्री को, पर ये किस तरफ बढ़ रहा है सर? मैं आ रहा हूं उसमें कि किस तरह से किस कंट्री को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बैकफायर भी कर जाता है। आपको क्या लग रहा है गाजा में और पैलेस्टीनियंस को क्या यूएसए एड नहीं देता है? वो एड कहां जाती है पैलेस्टीनियन के नाम से? बम हमास इस्तेमाल करता है। हमास उसका आप दवाइयां तो खरीदता है। इजराइल सालों साल से वो 10,000 और 20,000 वर्क परमिट के द्वारा वहां पर काम दे रहा है, लाखों करोड़ों रुपया वहां पर एड दे रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जब हम करते हैं, देयर आर रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिक रीजंस फॉर इट, देयर आर डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड इट कि आप किस कंट्री को कैसे एंगेज कर रहे हैं और किसको किसके पास भेज रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यस, लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में है कि भारत का रुख क्या रहेगा या क्या रहना चाहिए? रहेगा वो तो एस जयशंकर और मोदी डिसाइड, पर क्या रहना चाहिए सर? कर्नल साहब। यस, देखिए, भारत ने इस समय तक बड़ी एक जिम्मेदारी के साथ चीज निभाई है, चाहे वो यूक्रेन का लड़ाई हो, चाहे वो रशिया की लड़ाई हो। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया जाता है तो साथ ही साथ डिक्लेयर करता है कि कब वो यूक्रेन जाएगा। जिस तरीके से हमने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रखा है और इजराइल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। मुझे लगता है इस समय ये जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है, दैट इज गोल्ड बिफोर यू स्पीक। सर, पर ये गोल्ड क्या कितने देर तक हम रोक पाएंगे? हम कब तक ये न्यूट्रल रह पाएंगे जब इजराइल और ईरान बढ़ेगा और उधर से रशिया आ जाएगा? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेजर टूर मॉस्को से होके आए हैं, हमने देखा है। क्या इंडिया इस सिचुएशन में, क्या भारत न्यूट्रल रह सकता है जैसे हम रशिया यूक्रेन के जंग के दौरान थे? जनरल कमिंग टू यू आफ्टर दिस, एम्बेसडर टू यू टू मेजर टूर। ओके, ऐश्वर्या, बेसिकली मैं आपको ये एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स हैं। अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है कि ईरान कुछ ऐसा कदम उठाए और वो इजराइल की साइड लेके ईरान पे बॉम्बिंग करे। नंबर 1 तो पहली चीज तो ये साफ हमको पता है कि ये माइंडसेट है यूएसए का। नंबर 2, कुछ साल पहले यूएस ने सीरिया में जो S-400 की जो मिसाइल साइट्स पे अटैक किया था, जिसके अंदर की 8 से 9 रूसी ऑपरेटर्स मारे गए थे, इंक्लूडिंग सीरियन पर्सनल जो इन पे ट्रेन हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ईरान में जो भी मिसाइल सिस्टम्स आए हैं, all those are going to be operated by the present on roll Russian soldiers and officers, क्योंकि यहां पे कोई ग्राउंड अटैक का कुछ बेसिस नहीं बनाया जा रहा है। अभी ये पूरा एयर वॉर होगा, एयर डोमिनेशन के लिए होगा एंड नेवल ब्लॉकेड पे जोर दिया जाएगा। तो पहली चीज तो सबसे बड़ा थ्रेट ये है। ऊपर से मैं एक चीज और सब दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इजिप्ट और जॉर्डन के रोल को क्यों नहीं कोई सवाल कर रहा है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही बड़े डिसाइडिंग कंट्रीज होंगी इन द आउटकम ऑफ द वॉर इन केस रशिया, ईरान, चाइना, लेबनान, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन, इनका तो एक गुट बन चुका है।
मुद्दा रहेगा कि ग्राउंड ऑफेंसिव में कौन पहले बढ़ेगा। सीरिया की तरफ से पहले पहल होगी या लेबनान से हिजबुल्लाह अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, साइमल्टेनियसली वहां से मिसाइल्स ईरान दागेगा, या फिर आगे की रणनीति क्या है इजिप्ट और जॉर्डन की, ये बहुत बड़ा डिसाइडर होगा इन टर्म्स ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी। लड़ाई तो लगेगी नो डाउट, और जहां तक इंडिया का सवाल है इस लड़ाई को लेके, मैं तो यही कहूंगा कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए टू स्टॉप दिस वॉर। यदि ये नहीं होता है तो हमें पहल करनी चाहिए कि ईरान को समझाने की कि वो आगे लड़ाई के लिए ना आगे तरफदारी करे, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये पूरे एशिया को इंपैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से हम अभी बहुत डिपेंडेंट हैं। अंबेसडर पॉइंट टेकन। अंबेसडर साहब, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून 2024 को मिलते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब को, 8 जुलाई 2024 को मिलते हैं पुतिन से, हमने दोनों से रिलेशंस रखे हैं, लेकिन यहां पे एक तरफ इजराइल है, बेंयामिन नेतन्याहू हैं, ही इज अ सो कॉल्ड BFF ऑफ इंडिया, एटलीस्ट ऐसा परसेप्शन है कि इंडिया और इजराइल बहुत क्लोज है। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी उधर भी गए तो वहां पे भी, मतलब इंडिया डिप्लोमेटिकली जनरल साहब इज क्लोज टू बोथ, बट कैन वी स्टे न्यूट्रल इन दिस? बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका और अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है, अंबेसडर, बिफोर आई टेक योर फाइनल आंसर ऑन दिस एंड देन आई गो टू जनरल साहब, दैट पहली बार बहुत सालों के बाद अमेरिका इज प्रिपेयरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका's डिप्लॉयड न्यूक्लियर फोर्सेस and the build-up could start in 2026. These are all indications of something big coming. Ambassador. Ambassador, Deepak ji, आपने म्यूट कर दिया. Can you please unmute yourself? Can you please unmute yourself? Can you yes, hear me, yes, sir? yes, yes. Can you Loud and hear clear, me sir. now? Back, yeah. सर, जो अभी मेजर तूर साहब कह रहे थे that we should try to prevent the war, this is 120% accurate, क्योंकि हमारी ब्रांड इक्विटी ईरान में भी और इजराइल में बहुत गहरी है। आपको याद होगा सर कि ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी शक्ति तो एक ही रहेगी, यूनाइटेड स्टेट्स, वो हमसे कह रहे थे कि भाई पुतिन को बोलो मत ठोके यूक्रेन को, और फिर इससे जेलेंस्की से भी बात करो, और जेलेंस्की हैज बीन टॉकिंग अबाउट अ जस्ट पीस जब उन्होंने अंदर घुस गए थे। तो मुझे लगता है सर, द अपील विल गो आउट टू आवर, हमारी तरफ आएगी कि प्लीज आप कुछ करिए ताकि ये दोनों देश शांत हो जाएं, अदरवाइज सारी दुनिया पर असर पड़ेगा। एंड सर, आई से विद कंसिडरेबल प्राइड आफ्टर 51 इयर्स इन डिप्लोमेसी, अगर एक देश है आज जो दोनों को समझा सकता है सर, तो वो भारत है। जनरल GD बख्शी, जनरल साहब, I totally concur with the ambassador Deepak Bohra साहब, मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, and I go by his saying that इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं बोथ विद इजराइल एंड विद ईरान, राइट? वी आर वेल प्लेस्ड टू प्ले अ प्लैकेटरी रोल टू ट्राई एंड calm down the tensions, to try and dissuade Iran from attacking. India can do it very well. I'm sure we are already behind the scenes trying to do this because the harm is to the whole world. But देखिए, अब ये हो जाता है सवाल ईस्ट में ऑफ फेस। ईरान का इट इज ग्रेट लॉस ऑफ फेस, और वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। इसलिए 13 अप्रैल को डिस्पाइट द डिसुएशन बाय द होल वर्ल्ड, ईरान ने हमला कर ही दिया था, राइट? यूएसए ने उसको रोकने में बहुत मदद की, और फिर इजराइल को रोका कि वो एस्केलेट ना करे। बहुत प्रेशर डाला साहब यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के ऊपर। तो मुझे लगता है कुछ जहां हम कुछ भी करें, कुछ ऐसा होकर रहेगा, कुछ ना कुछ तो होना है मिलिटरीली। और उसमें जो S-300 की बात आई है, मैं आपको बता दूं कि S-300 की रेंज 360 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक है। दे हैव लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। तो वो काफी आगे जाकर, जो कि रिफ्यूलिंग के साथ भी F-35 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एक तो उनको पिकअप कर सकता है, दूसरा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैनॉट स्टॉप दैट अटैक, बट इट कैन रेज कॉस्ट फॉर इजराइल, राइट? अब रही साहब एक प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट कीन
in April to see an escalation in this region. Why? It takes away naval resources जो उनके हैं, उनके 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स यहां फंस जाएंगे अगर वो ये एस्केलेट हो जाता है ईरान और इजराइल के बीच। इस वक्त अमेरिका चाहता है अपने सारे कैरियर बैटल ग्रुप्स को फ्री रखने के लिए फॉर चाइना, टू डिटर चाइना फ्रॉम डूइंग एनीथिंग टू ताइवान और टू द फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। एब्सोल्युटली। जनरल संजय मेसन जनरल, मैं आना चाह रहा था, आपके पास समय कम है सर, माफी चाह रहा हूं, बट एक बात मेरे को लग रहा है मेजर तूर एंड जो कर्नल साहब आपने कहा, वी शुड ट्राई इफ वी कैन ट्राई एंड स्टॉप दिस, बट जिस तरीके से पहली बार कल मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप को एलॉन मस्क से सुना, मतलब बात करते हुए वो कह रहे हैं कि ये सब बाइडेन की गलती है, ये सब बाइडेन की बेवकूफ़ी है। वो ये कह रहे हैं कि बाइडेन का आईक्यू बहुत कम है, बाइडेन चाहते तो सब रोक सकते थे दर्शक। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एलॉन मस्क को, बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई और कितनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो बहुत बारीक नज़र हमने बनाई हुई है इन सारे डेवलपमेंट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पूछता है। थैंक यू वेरी मच।